Hello students, this is our lecture number 4, chapter number 1, real numbers. Today's our lecture is very important because today we have to complete the topic how to prove irrational numbers, and it's definitely sure that it will be a 3 marks question in your board examinations. So see this very carefully, it's very important topic. So start करते हैं हम irrational number को prove करना. लेकिन इरेशनल नंबर को जो हम प्रूव करेंगे उससे पहले हम करेंगे एक छोटा सा थ्योरम जो कि इसमें काफ़ी बड़ा रोल होगा इसका. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इरेशनल के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे थ्री टाइप्स के हमारे क्वेश्चन होंगे. एनसीईआरटी में वैसे देखा जाए तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है. सो वन टाइप. सेकेंड टाइप होगा जिसमें एक इरेशनल गिवन होगा और दूसरे को इरेशनल प्रूव करना होगा, जो कि लास्ट 3 ईयर्स से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का. और एक लास्ट होगा जिसे √2 + √3 इनको इरेशनल प्रूव करना. तो पहले एक बार हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम इरेशनल का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे. सो थ्योरम हम करते हैं. हमारे पास जो थ्योरम है वो है इफ p² इज डिविजिबल by a prime number x, then p is also divisible by that prime number x. सो ये थ्योरम हमें प्रूव करना है और ये थ्योरम स्पेशली प्राइम नंबर के लिए है. और मैंने यहाँ पर जो प्राइम नंबर का बात किया है उसे मान लिया है x. सो इफ p² इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर x, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर x. अगर p² के अंदर किसी प्राइम नंबर x का डिवाइड होता है तो p के अंदर भी उसी प्राइम नंबर x का डिवाइड होगा, ऐसा मुझे प्रूव करके बताना है. तो p² के अंदर तो x का ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, मुझे तो ये शो करना है कि p के अंदर भी x का डिवाइड होगा. और x क्या है? एक प्राइम नंबर है. ठीक है. सो क्वेश्चन का जो प्रूफ है, इस थ्योरम का जो प्रूफ है उससे स्टार्ट करते हैं. ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा डीप जाएंगे और बहुत ज़्यादा लॉजिकल जो सेंस होगा उसे समझना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, ध्यान समझना. मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि p के अंदर भी x का डिवाइड होने वाला है. तो ठीक है, जैसे मान लो कि 10 को लिखा जाता है 2 × 5. प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम इसे. 10 को कोई और प्राइम नंबर आते हैं तो देख लेना. 10 के इक्वल में तो 2 × 5 ये दो ही प्राइम नंबर होते हैं. ओके, इसके अंदर कोई 3 तो प्राइम नंबर यहाँ पर आता नहीं है. तो 10 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 × 5 में लिखा जाता है. और इससे मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि 10 के अंदर केवल और केवल दो ही प्राइम नंबर है जो इसके अंदर डिवाइड कर सकता है. एक तो है 2, दूसरा 5. बाकी जितने भी प्राइम नंबर है एक भी प्राइम नंबर इसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकता. करके देख लो. 3 का डिवाइड नहीं कर सकते, 7 का नहीं कर सकते, 11 का नहीं कर सकते, 13 का नहीं कर सकते. तो अगर कोई नंबर जिस प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा होता है वही प्राइम नंबर उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं. बाकी के प्राइम नंबर के पास ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि उसके अंदर वो डिवाइड कर सके. ठीक है, मैं देखो एक एक लाइन जो समझा रहा हूँ, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ में लूँगा, इसलिए हर चीज़ का मतलब है. तो जैसे मैंने यहाँ पर ये तुम्हें शो करने की कोशिश की है कि अगर कोई एक सिंगल नंबर अलग अलग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो केवल और केवल वो ही प्राइम नंबर होंगे जो उस अकेले नंबर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. बाकी किसी और प्राइम नंबर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसे अकेले नंबर के अंदर डिवाइड कर सके. ठीक है, ये चीज़ तो हमने समझ लिया. अब हम इसको थोड़ा सा यूज़ में लेते हैं कि इसको मैं यूज़ में क्या लेना चाहता हूँ. ठीक है, मुझे यहाँ पर शो करना है कि p के अंदर x का डिवाइड होगा, बट मैं यहाँ पर लेट करूँगा p = y × z × m. तो मैंने p को मान लिया y, z और m इन तीनों के मल्टीप्लाई में, वेयर y, z and m are prime numbers. ओके,
तो मैंने p को मान लिया कि y, z और m ये 3 प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में शो होता है। तुम्हारी मर्जी हो तो 4 मानो, 5 मानो, 6 मानो, 7 मानो, जितने प्राइम नंबर लेने हैं ले लो, लेकिन प्राइम के अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ केवल और केवल प्राइम नंबर लूँगा। फिलहाल तो मैंने 3 प्राइम नंबर से काम चलाया है, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ पर 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, जितने प्राइम नंबर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप लेना चाहें ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर x को शामिल मत करना। मतलब मुझे तो ये शो करना है कि p के अंदर x का डिवाइड होता है, जबकि मैं भी इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करूँगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट। तो मुझे x का डिवाइड करना, तो मैं मान लूँगा x का तो डिवाइड होता ही नहीं है इसमें, x की फॉर्म में तो ये लिखा ही नहीं जाता। इसके अंदर तो डिवाइड किसका होता है, y का होता है, z का होता है और m का होता है। इन 3 के अलावा किसी और प्राइम नंबर का इसके अंदर डिवाइड होता ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस स्टेटमेंट से लिख सकता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया और मैं यहाँ पर लिखूँगा p इज़ डिविजिबल बाय y। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, p के अंदर y का डिवाइड होगा तो बिल्कुल होगा। ओके, p इज़ डिविजिबल बाय z, ये भी बिल्कुल सही है। एंड p इज़ डिविजिबल बाय m, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर एक सिंगल नंबर 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, चाहे हज़ारों प्राइम नंबर आ जाएं यहाँ, तो उन नंबर्स के वो सारे के सारे प्राइम नंबर उस अकेले नंबर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उनके अलावा कोई अलग जो प्राइम नंबर है वो इसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकता। तो फिलहाल जितना मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग केवल ये 3 प्राइम नंबर इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और प्राइम नंबर का p के अंदर डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो इतना बात मान लिए। अब हम करेंगे यहाँ पर p का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि p स्क्वायर के बारे में मुझे दे रखा है, तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई जब मैंने p के बारे में लिख ही दिया है तो p स्क्वायर को भी देखते हैं कि कितना बनता है, क्या बनता है। तो p के स्क्वायर का मतलब है p को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो y z m मल्टीप्लाई बाय y z m, क्योंकि यही तो p का वैल्यू है एक तरह से, ये p के ही तो इक्वल है। तो p स्क्वायर का मतलब क्या है, p के वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 बार मल्टीप्लाई में आ गया तो ये हो गया y इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एम इंटू एम, या फिर इसे y इंटू जेड इंटू एम का होल स्क्वायर कह दो, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो कि मेरे पास में ये बोला जाए कि 12 है, 12 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसके अंदर 2 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर 2 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर 3 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो 2 बार 2 बोला उसका क्या सेंस है, इस वाले 2 का डिवाइड करो चाहे इस वाले 2 का डिवाइड करो, बात तो एक ही है, प्राइम नंबर थोड़े ना बदल गया। ये भी 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, वैल्यू दोनों का बराबर है। इसका डिवाइड होगा तो इसका तो डेफिनेटली माना ही जाएगा ना। तो दोनों में से किसी भी एक बार लिख दो ना, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है उसमें, तो एक बार लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे पास ये सारे नंबर डबल डबल टाइम आएंगे, मतलब इससे भी ये प्राइम नंबर बदल थोड़ी जाएगा, वाई और वाई मल्टीप्लाई होकर नया प्राइम नंबर बना देंगे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि जैसे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, और 4 तो कंपोजिट होता है, प्राइम नहीं होता। तो प्राइम नंबर तो ये इंडिविजुअल है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर वो प्राइम थोड़े ना होगा, फिर तो वो कंपोजिट बन जाएगा। मतलब अभी भी मेरे पास टोटल मिलाकर 3 ही प्राइम नंबर है, 3 से ज़्यादा प्राइम नंबर तो अभी भी नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पावर 10 भी कर दूंगा ना तो भी ये 3 ही प्राइम नंबर रहेंगे, चाहे हर नंबर 10-10 बार आ जाए, लेकिन वो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे वो कंपोजिट बन जाएंगे, तो तब भी ये 3 ही प्राइम नंबर रहेंगे। तो इस ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मीनिंग निकालूंगा मैं, केवल प्राइम नंबर की बात करूँगा। पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय वाई, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पी स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। देन पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय जेड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वो जेड के मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी है। एंड पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय एम, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पी स्क्वायर एम के मल्टीप्लाई में भी शो हो चुका। तो ये हमने पी स्क्वायर के अंदर बोला कि पी स्क्वायर के अंदर ये 3 प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, वाई जेड और एम, केवल और केवल ये 3 प्राइम नंबर है जो इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्राइम नंबर की बात की है, जबकि मुझे तो एक चीज़ तो क्वेश्चन में खुद ने दे रखा है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई अ प्राइम नंबर एक्स,
पी स्क्वायर के अंदर एक और प्राइम नंबर का डिवाइड होने लग गया, देखो। ओके, सो ये तो मैंने जो माना था उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख दिया कि पी स्क्वायर के अंदर केवल और केवल 3 ही प्राइम नंबर का डिवाइड होगा, वाई जेड और एम का। उसके अलावा कोई चौथा प्राइम नंबर इसके अंदर हिम्मत नहीं कर सकता डिवाइड करने का, ठीक है। फिर अब हम लिखते हैं जो हमें गिवन स्टेटमेंट है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यह लिखेंगे बिकॉज इट इज गिवन दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स। तो पी स्क्वायर के अंदर एक्स का भी डिवाइड हो रहा है, मतलब एक्स एक प्राइम नंबर है उसका डिवाइड हो रहा है, जबकि पी स्क्वायर के अंदर तो ये 3 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, चौथा तो आ ही नहीं सकता। फिर ये चौथा कहाँ से आ गया भैया, ये फिर चौथा नंबर है ही नहीं, ये तो इन 3 में से ही एक है, ये तो फिर यही हो सकता है, उसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ से तो मैं क्लियर कर सकता हूँ कि वाई जेड एम के अलावा फोर्थ नंबर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वाई जेड एम बस ये 3 ही नंबर है, फोर्थ कोई प्राइम नंबर पी स्क्वायर के अंदर डिवाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो फोर्थ नंबर नहीं है, वो तो इन तीनों में से ही कोई एक है, यानी उसका वैल्यू इन तीनों में से किसी एक के बराबर है, वरना फोर्थ नंबर का तो कोई वजूद ही नहीं है इसके अंदर जो डिवाइड कर सके प्राइम नंबर का। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लेट कर लिया था कि 3 नंबर, तो 3 के अलावा फोर्थ नंबर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पर फोर्थ नंबर किसी भी वजह से अगर मुझे मिला है, चाहे वो गिवन स्टेटमेंट हो चाहे कुछ भी हो, अगर कोई फोर्थ नंबर यहाँ पर मिला है तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, फोर्थ नंबर नहीं हो सकता, डिफरेंट नंबर नहीं हो सकता। और अगर ये है तो फिर एक ही केस में है कि ये जो x है या तो फिर y के इक्वल हो, या फिर z के इक्वल हो, या फिर m के इक्वल हो, तीनों में से किसी न किसी एक के इक्वल जरूर है, वरना x के इंडिविजुअल कोई यहाँ पर वजूद नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ लिखेंगे इट्स पॉसिबल इफ x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू z और x इज इक्वल टू m। ये कब पॉसिबल है, जब x y के इक्वल हो, या फिर x z के इक्वल हो, या फिर x m के इक्वल हो। तो इन 3 में से किसी न किसी एक के तो इक्वल है, अब किसके इक्वल है वो तो हमें पता नहीं है, हम तो केवल पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं कि x किसके इक्वल हो सकता है, शायद y के इक्वल हो सकता है, या फिर शायद z के इक्वल हो सकता है, या फिर शायद m के इक्वल हो सकता है। तीनों में से किसी एक के इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल है ये नहीं पता। तो ठीक है, एक एक बार तीनों को चेक कर लेते हैं। तो मैंने पहले माना x को y के इक्वल, ठीक है, यानी x की जगह y रख दूँ, y की जगह x रख दूँ, बात तो एक ही है ना। x को y के इक्वल बोला है, मतलब x और y इक्वल है, तो x की जगह y काम करे चाहे y की जगह x काम करे, एक ही तो बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट था p इज डिविजिबल बाय y, तो इसमें y की जगह हटाकर अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा x, क्योंकि y और x बराबर है तो y की जगह x भी लिख सकता हूँ, x की जगह y भी लिख सकता हूँ। तो अब इससे मुझे ये मिल जाएगा p इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। पहला स्टेटमेंट नहीं मानना मत मानो, दूसरा तो मान लो कि x z के इक्वल है, क्या पता y के इक्वल नहीं हो, कोई बात नहीं, z के तो इक्वल आ जाएगा। और अगर z के इक्वल है तो इस स्टेटमेंट में मैं z की जगह यहाँ पर x पुट कर दूंगा, तो अब इससे स्टेटमेंट मिलेगा मुझे p इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। अब चलो मान लो कि वो z के भी इक्वल नहीं है, m के तो फाइनली इक्वल आएगा ही ना, तीनों में से किसी एक के इक्वल था, y के इक्वल चलो मत मानो, z के इक्वल वो भी मत मानो, m के तो इक्वल आएगा ही। तो m के इक्वल अगर मैंने मान लिया तो फिर यहाँ से m को हटा दूंगा मैं और m के प्लेस पर लिख दूंगा x। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मिलेगा p इज डिविजिबल बाय x, मतलब तीनों में से अगर किसी भी एक के भी इक्वल हो गया x, तो उसका मतलब यहाँ से मुझे एक स्टेटमेंट मिलेगा p इज डिविजिबल बाय x, p इज डिविजिबल बाय x, p इज डिविजिबल बाय x। मतलब ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x, यानी p स्क्वायर के अंदर अगर डिवाइड होता है तो p के अंदर भी x का डिवाइड होगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो x ये प्राइम नंबर के लिए मेरे पास थ्योरम है, मैंने किस तरह से प्रूव किया एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन था कि p स्क्वायर मेरा एक नंबर है जिसके अंदर x का डिवाइड हो रहा है और x मेरा एक प्राइम नंबर है। तो फिर मुझे उससे ये शो करना था कि p के अंदर भी, यानी इसका स्क्वायर हटा दूंगा ना मैं, तब भी उस x का यानी प्राइम नंबर का डिवाइड जरूर होगा, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर मान लिया कि भाई p एक नंबर है जो कि y z और m 3 प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है,
तो उसका मतलब क्लियर सी बात है कि पी के अंदर केवल ये 3 प्राइम नंबर डिवाइड कर सकते हैं। एक्स भी एक प्राइम नंबर है जो इसके अंदर डिवाइड फिलहाल तो नहीं कर सकता, मैंने उसको हटा दिया। मैंने तो केवल वाई जेड और एम से डील किया है, एक्स के साथ में कोई डील नहीं है, ठीक है। तो फिर इस स्टेटमेंट से मैं लिखूंगा पी इज डिविजिबल बाई जेड डिविजिबल बाई एम, ठीक है। फिर हमने पी स्क्वायर के बारे में देखा, तो पी स्क्वायर का मतलब था इसी को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब वही प्राइम नंबर काम में आएंगे। और इससे मैं यही चीज़ लिखूंगा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई वाई जेड एंड एम। तो पी स्क्वायर के अंदर भी ये 3 ही नंबर डिवाइड कर रहे हैं जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर पी स्क्वायर इन 3 प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इन 3 प्राइम नंबर के अलावा 4th प्राइम नंबर पी स्क्वायर के अंदर डिवाइड नहीं कर सकता, जबकि ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो जो गिवन है उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, गिवन है तो है, उसको तो मना कैसे कर दोगे भाई, क्वेश्चन में जब पहले से ही दे दिया तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो बिकॉज इट इज़ गिवन दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स, और क्योंकि एक्स प्राइम नंबर है तो ये 3 ही प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ था, इसलिए 3 ही प्राइम नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 4th प्राइम नंबर इसके अंदर पी स्क्वायर के अंदर डिवाइड नहीं कर सकता, जबकि अगर कर रहा है तो फिर यही पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्राइम नंबर है ये इन तीनों में से किसी एक के इक्वल है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो x को या तो y के इक्वल मानना पड़ा, या z के, या फिर m के। तो अगर y के इक्वल मानोगे तो यहाँ y की जगह मैं x लिख दूंगा, अगर z के इक्वल मानोगे तो यहाँ x लिख दूंगा, और अगर w के m के इक्वल मानोगे तो m की जगह x लिख दूंगा। लेकिन तीनों में से जो भी पॉसिबिलिटी मानोगे उनसे हमें एक ही स्टेटमेंट मिलेगा, p इज डिविजिबल बाय x, p इज डिविजिबल बाय x, p इज डिविजिबल बाय x। तो चाहे किसी के भी इक्वल मानो, तीनों में से एक के इक्वल तो मानना ही पड़ेगा, और उससे ये स्टेटमेंट हो जाता है मेरा प्रूव। तो ये है एक छोटा सा थ्योरम जिसे हम इरेशनल नंबर को प्रूव करने में काम में लेंगे। अब इसके बेसिस पर चाहे एक हल्का सा एग्जांपल बता देता हूँ कि ये एग्जांपल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास नंबर है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 के अंदर डिवाइड किस किस का होता है 1 2 3 4 6 देन 9 12, उसके बाद में होता है 18 और 36, ठीक है। अब इनका डिवाइड होता तो इनमें से प्राइम कौन है, इनमें से प्राइम है केवल ये दो नंबर प्राइम है। याद रखना 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम में काउंट होता है ना कंपोजिट में। तो 6 के स्क्वायर में डिवाइड करने वाले खूब नंबर थे, लेकिन उनमें से प्राइम केवल 2 थे, एक तो 2 था और एक 3। अब इसका स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो आएगा 6। अब 6 के अंदर डिवाइड किसका होता है 1 2 3 6, और इसमें से प्राइम कौन है, वही प्राइम नंबर है जो पहले थे। तो जो प्राइम नंबर 6 के स्क्वायर में डिवाइड करते हैं वही प्राइम नंबर 6 में भी डिवाइड करते हैं, यानी स्क्वायर हटाने के बाद भी डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था इस थ्योरम के थ्रू। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इरेशनल नंबर को प्रूव करना। सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, रेशनल और इरेशनल जो नंबर होते हैं वो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिया था। रेशनल नंबर the numbers which can be written as in the form of p upon q, where p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0. Okay, 9th में हमने पढ़ा था p and q are integers, these should be integers, ये दोनों के दोनों integers होने चाहिए and denominator not equal to 0। तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 एंड सो ऑन। तो वो कोई सा भी नंबर इन दोनों के प्लेस पर हो सकता है, और ये ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम प्राइम। और बाकी के जितने भी बचते हैं वो होते हैं इससे बोलते हैं हम रेशनल, और बाकी के जितने बचते हैं उनको बोलते हैं हम इरेशनल। मोस्टली जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम वो बोलते हैं कि अंडर रूट के अंदर आने वाले ऐसे नंबर जिनको अंडर रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 को तो बाहर निकाला जा सकता है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 का भी वैल्यू आता है, अंडर रूट 10, ये नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो फिलहाल हम इन सारे नंबर्स को इरेशनल प्रूव करेंगे एक एक करके। तो अब इरेशनल को प्रूव करने का मेथड ध्यान से समझना इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 3 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर बनने वाला है। तो इस लेक्चर के थ्रू अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के 3 मार्क्स सिक्योर करने के बारे में सोचो। ओके, सो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट 2 को अभी हम फिलहाल प्रूव कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर।
सो इरेशनल को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर जो मेथड लगाऊंगा वो है कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? अगेंस्ट। अगेंस्ट अगेंस्ट किस तरह से? जैसे मान लो कि किसी बच्चे को बोला जाता है बेटा पढ़ाई कर लो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आपके करियर का सवाल है, नहीं पूरा 1 साल पढ़ा है हमारे पास, हम आराम से पढ़ाई करेंगे, 1 साल में आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। वो तब नहीं सुन पाए। 6 मंथ के बाद में हाफ ईयरली वगैरह होते हैं, उसके बाद में बेटा आप पढ़ाई कर लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कवर कर सकते हो सिलेबस। नहीं, अभी भी काफ़ी सारा टाइम पड़ा है, हम तो लास्ट मोमेंट पर हमेशा पढ़ते थे और हमेशा पास होते थे। देन लास्ट में जाकर फाइनली वो पढ़ाई करेंगे और फिर उनका जो रिज़ल्ट आएगा उससे उनको खुद को भी पता चल जाएगा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ दें तो ज़्यादा अच्छा होता, और यहाँ तक कि सर जो कह रहे थे वो भी बिल्कुल सही है। तो पहले उन्होंने जो अपने टीचर है उसके स्टेटमेंट को अपोज किया, बिल्कुल उसके अगेंस्ट हुए। उसके बाद में फाइनल जो रिज़ल्ट आया उसने उनको खुद ये मानने को मजबूर कर दिया कि हाँ, सर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था और जो मैंने एज्यूम किया था वो बिल्कुल गलत था। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ करना है। यहाँ पर इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम तो मानेंगे नहीं ये इरेशनल नहीं है, नहीं ये तो रेशनल है, ठीक है। रेशनल मान लो, रेशनल मानकर रेशनल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते करते लास्ट में जाकर मुझे कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड ही नहीं कर रहा, और अगर होल्ड नहीं कर रहा तो इसका सीधा सा मतलब है जो हमने माना था वो बिल्कुल गलत था, गलती हो गई थी हमसे, मतलब ये नंबर रेशनल नहीं है, ये होगा इरेशनल। तो ये होगा कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब अगेंस्ट, तो इसको मैं कॉन्ट्रडिक्शन से करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उससे स्टार्ट करेंगे, इसको अपोजिट लेट करेंगे, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। तो इस नंबर को हम मान लेंगे एक रेशनल नंबर, और अगर ये नंबर रेशनल मान लिया गया है देन इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ओके, वेयर p and q आर co-prime numbers and q is not equal to 0। देखो भाई, हमने जब रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ा था तो रेशनल नंबर को p अपॉन q फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। इस कारण हमने √2 को भी किस में लिख दिया, p अपॉन q में। हम पढ़ते थे p and q आर इंटीजर्स, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ p and q आर कोप्राइम्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इंटीजर्स जैसे 2/7, 3/9, ये इंटीजर्स इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन इनको मैं ले रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको और आगे नहीं काटा जा सकता। जैसे इसको 2/7 को और आगे नहीं काटा जा सकता, मतलब ये दोनों नंबर है कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको और आगे कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिनके अंदर सेम नंबर का डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें 2 का डिवाइड होता है लेकिन डिनोमिनेटर में 2 का डिवाइड नहीं होता। तो अगर ये दोनों सेम नंबर से, जैसे ये 3 और 9 है, तो 3 और 9 कोप्राइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 3 का डिवाइड पॉसिबल है, इसलिए ये दोनों नंबर कोप्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों नंबर कोप्राइम है। तो मैं इंटीजर की फॉर्म में लूँगा, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँगा, इसलिए मैंने p एंड q को यहाँ पर लिया है कोप्राइम नंबर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से p, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो √2q, ठीक है। अब यहाँ से मैं अंडर हटाने की कोशिश करूँगा कुछ भी करके, और अंडर को हटाने के लिए सबसे बेस्ट वही है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं। p का स्क्वायर बन जाएगा p², √2 का स्क्वायर होगा 2, और q का स्क्वायर बनेगा q², ओके, ये मल्टीप्लाई में। सो p² = 2 × q², और फिलहाल ये एक सिंगल नंबर है, इधर है 2 नंबर्स, कैसे? जैसे 10 होता है 2 × 5, जैसे 14 होता है 2 × 7, ऐसे एक सिंगल नंबर अगर 2 नंबर के मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों के दोनों नंबर का हक होता है कि ये इसके अंदर डिवाइड कर सके। तो 2 भी इसके अंदर डिवाइड आसानी से कर सकता है और 5 भी कर सकता है। ऐसे 14 के अंदर 2 डिवाइड कर सकता है, 7 भी इजीली डिवाइड कर सकता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर काम में लूँगा। p² एक अकेला नंबर है जो कि 2 नंबर के मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये दोनों मिलकर इस अकेले के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल इसका तो पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसका तो पता है कम से कम, तो यहाँ से हमने लिखूँगा p² इज़ डिविजिबल बाय 2, एंड देन बाय थ्योरम, हमने थ्योरम पढ़ा था, जस्ट पहले पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर p² के अंदर डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर p के अंदर भी डिवाइड करेगा। सो देन p इज़ ऑल्सो
डिविजिबल बाय 2। तो ये हमने थ्योरम को काम में लिया। केवल ये एक लाइन लिखने के लिए मैंने इतनी बड़ी थ्योरम तुम्हें समझाई थी, तो केवल एक ही लाइन। लेकिन हाँ, आगे का जो भी स्टेटमेंट होगा वो आप सब कुछ इसी लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बार दोबारा देखो मैंने क्या किया। √2 को मैंने रेशियो माना। रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सो इसको भी P अपॉन Q में लिख दिया। where P and Q are कोप्लाइन नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P को 1 से मल्टीप्लाई P, √2 को Q से, √2 Q। अंडर को हटाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ के स्क्वायर करेंगे, इधर हो जाएगा P स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2 और Q का स्क्वायर बन जाएगा Q स्क्वायर। ओके, देन ये एक सिंगल नंबर है, इधर हमारे पास दो नंबर्स हैं। तो एक सिंगल नंबर जब दो नंबर की मल्टीप्लाई में होता है तो ये दोनों नंबर इस अकेले के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का डिवाइड मैं मान लूँगा, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देन वी कैन से दैट P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अगर P स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है तो P के अंदर भी 2 का डिवाइड माना जाएगा। ये हमने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ा है, तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर, then P is also divisible by that prime number। तो अगर P स्क्वायर के अंदर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड होता है then P is also divisible by that prime number। तो ये थ्योरम से हमने ये स्टेटमेंट लिखा कि P स्क्वायर के अंदर अगर 2 का डिवाइड होता है तो P के अंदर भी 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियसली ले लेंगे हम, और इसके अंदर ये कह रहा है कि P के अंदर 2 का डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हम तो डिवाइड भी कर देंगे फिर। तो P के अंदर किसका डिवाइड हो रहा था, 2 का डिवाइड हो रहा था। डिवाइड हो रहा था मतलब फिर तो रिमाइंडर 0 बचेगा, फुल टाइम डिवाइड होगा। ओके, तो फुल टाइम डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0, लेकिन डिवाइड कितनी बार होगा, किसी आर टाइम मान लेते हैं। तो P के अंदर जो 2 का डिवाइड है उसे हमने यहाँ पर कर लिया है, और डिवाइड मैंने कितनी बार मान लिया, किसी आर टाइम मैंने यहाँ पर डिवाइड मान लिया है। तो अब मैं यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम लिखूंगा, डिवीजन लेमा लिखूंगा, तो वो क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब P इक्वल टू 2 इंटू R प्लस 0। तो अब यहाँ से मुझे मिलेगा एक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब हम इस लाइन से ये जो डिवाइड माना मैंने उससे ही मुझे मिलेगा लेट P इक्वल टू 2R। तो P इक्वल टू 2R हमें मिल गया, क्योंकि हमने P के अंदर 2 का डिवाइड मान लिया और वो भी कितनी बार माना, R टाइम। तो P इक्वल टू 2R बन गया। इस डिवाइड को वहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ये जो स्क्वायर ओपन किया था उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, और अब इस P के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट P इक्वल टू 2R इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के प्लेस 1 में जो P है, P के प्लेस पर लिखेंगे 2R। तो P के प्लेस पर आएगा 2R, P का स्क्वायर है तो 2R का भी स्क्वायर। राइट साइड में जो नंबर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ बन जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर। तो अब फिलहाल ये 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो इधर बच गया 2R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। फिर से एक तरफ एक सिंगल नंबर है, इस तरफ मेरे डबल नंबर्स हैं, और जब एक सिंगल नंबर दो नंबर के मल्टीप्लाई में होता है तो ये दोनों मिलकर उस अकेले के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हमें फिर से R का वैल्यू नहीं पता तो मैं वापस 2 को ले लूँगा और 2 डिवाइड करेगा Q स्क्वायर में। सो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो Q स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड होता है। देन बाय थ्योरम वी कैन से दैट देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये हमने थ्योरम की उसी स्टेटमेंट से लिखा कि Q स्क्वायर के अंदर अगर 2 का डिवाइड होगा तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो स्क्वायर हटाने के बाद भी इसके अंदर 2 का डिवाइड जरूर होगा। तो अब ये जो दो लाइन है, P इज डिविजिबल बाई 2, Q इज डिविजिबल बाई 2, मतलब P के अंदर 2 का डिवाइड होता है, Q के अंदर भी 2 का डिवाइड होता है। तो मतलब मैं इन दोनों को 2 से काट सकता हूँ, और अगर काट सकता हूँ तो किस बात के को प्राइम नंबर है ये, यानी ये तो को प्राइम नंबर है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम P and Q both are divisible by 2, so these are not co-primes।
ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनको आगे नहीं कैंसिल किया जा सकता, जबकि यहाँ तो दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से काट कर मैं आराम से कैंसिल करूँगा। मतलब ये P और Q दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि ये तो नंबर को प्राइम होने चाहिए अगर ये रेशनल नंबर है तो हमसे गलती हो गई, हमने इसको बिल्कुल गलत मान लिया था, एज्यूम गलत कर लिया था, यानी ये नंबर रेशनल नहीं है, ये नंबर माना जाएगा इरेशनल। सो यहाँ लिखेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन और assumption was wrong. And now under root 2 is an irrational number. तो ये नंबर बन जाएगा irrational नंबर। तो ये हमारा irrational को प्रूव करने का मेथड, अंडर रूट 2 को रेशनल मानेंगे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, एक अकेला नंबर दो नंबर की मल्टीप्लाई में, तो ये इसके अंदर डिवाइड कर देगा, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। देन थ्योरम से कहेंगे पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, और पी इज डिविजिबल बाई 2, तो फिर पी के अंदर 2 का डिवाइड कर दो, कितने टाइम, आर टाइम, एक्स टाइम, वाई टाइम, जेड टाइम, जितने टाइम मानना है मान लो। मैंने आर टाइम माना, उससे बनेगा पी इक्वल टू 2r, और इस इक्वेशन को मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो पी के इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पी के प्लेस पर लिखूंगा, तो पी इक्वल टू 2r यानी 2r का होल स्क्वायर, राइट साइड में आएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 2 टाइम, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। और अब यहाँ एक बार फिर से एक सिंगल नंबर, इधर है मेरे पास दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों मिलकर इसके अंदर डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन वी कैन से दैट क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। और फिलहाल हमने ये पता कर लिया कि पी इज डिविजिबल बाई 2, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो वी कैन डिवाइड बोथ दिस 2 बाई 2। और अगर इन दोनों के अंदर 2 का डिवाइड हो सकता है देन दीज आर नॉट कोप्राइम्स, एंड ये है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, ये कह रहा है कोप्राइम है, यहाँ कह रहे हैं कोप्राइम नहीं है, तो अगेंस्ट हो गए, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन से हम बोलेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो बिल्कुल गलत था, और इस नंबर को बोला जाएगा फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बिल्कुल इसी के सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, और इसी में करता हूँ मैं। जैसे मान लो कि अंडर रूट 3 को करना है, तो काफ़ी आसान है, बस ये एक तरीका तुम्हें एक बार सीखना पड़ेगा, और बाकी हर क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो अंडर रूट 3 को प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट अंडर रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है, तो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p इंटू 1 अंडर रूट 3 इंटू क्यू, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जिससे इसका अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा ओनली 3। देन यहाँ से अब एक सिंगल नंबर है, ये दो नंबर्स है, तो ये इसके अंदर डिवाइड करेगा, सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। देन बाय थ्योरम वी कैन से दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। और ये जो लाइन है ये कह रही है कि p के अंदर 3 का डिवाइड होता है, तो ठीक है, p के अंदर 3 का डिवाइड कर दो, कितने टाइम, r टाइम, तो उससे इक्वेशन बनेगी p इक्वल टू 3 इंटू r, तो p इक्वल टू 3r, और p इक्वल टू 3r को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 कौन सा होगा, जहाँ मैंने स्क्वायर किया था वो इक्वेशन 1 है, तो इसके p के प्लेस पर आ जाएगा 3r का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में रहेगा 3 इंटू क्यू स्क्वायर, 3 का जो स्क्वायर है वो होता है 9, और इस तरफ रहेगा 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अब इस 3 को इस 9 से कैंसिल करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 टाइम, और बन गया हमारे पास 3 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर से एक अकेला नंबर दो नंबर के मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर इसके अंदर डिवाइड करेगा, तो 3 इसके अंदर डिवाइड करेगा, सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन वी कैन से दैट क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ओके, बाय थ्योरम। और अब यहाँ से लिखेंगे p में 3 का डिवाइड हो रहा है, q में 3 का डिवाइड हो रहा है, so both these are divisible by 3 and we can say that these are not coprimes। और अगर कोप्राइम नहीं है तो हम लिखेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन से बोलेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत किया था, और अंडर रूट 3 माना जाएगा एक इरेशनल नंबर। तो ये हमारा बिल्कुल सिमिलर मेथड होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 आता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे का मेथड बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पर चाहे 1 अपॉन अंडर रूट 2 आए या 1 अपॉन अंडर रूट 3 आए, बिल्कुल मेथड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का इक्वेशन प्रूव करने का। लेकिन इसमें दिक्कत आता है कि भाई ये जो थ्योरम है ये केवल और केवल प्राइम नंबर के लिए है, लेकिन अगर यहाँ प्राइम नंबर की जगह कंपोजिट आ जाए फिर क्या करेंगे।
तो उसी के लिए मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अब हमें क्या करना है ध्यान से समझना। देखो मान लो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है √6 के लिए, क्योंकि √6 को भी तो मैं अंडर के बाहर नहीं निकाल सकता, और अगर ये अंडर के बाहर नहीं आ सकता तो इसका मतलब √6 भी माना जाएगा इरेशनल। इसको अब मुझे इसी मेथड से प्रूव करके बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट √6 बी अ रेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है। देन इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0. Then cross multiply P equal to √6 into Q, then squaring both the side, P square equal to 6Q square। और अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते रहे तो एक सिंगल नंबर दो नंबर के मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मैं तो 6 को लूँगा, तो यहाँ से कहूँगा P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6 एंड देन P इज डिविजिबल बाई 6। और अब ये हो गया बिल्कुल गलत। क्यों गलत हो गया? यहाँ तक बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो 6 है ये प्राइम नंबर नहीं है, और मेरा ये जो थ्योरम है वो केवल और केवल प्राइम नंबर के लिए है, किसी और नंबर के लिए ये बिल्कुल भी थ्योरम नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्राइम नंबर को ढूंढेंगे कि 6 तो एक कंपोजिट है, लेकिन अब इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, और यहाँ तक हम बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना होगा, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर के लिए P इज डिविजिबल बाई 6 ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा P स्क्वायर इक्वल टू 2 × 3 × Q स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की फॉर्म में, क्योंकि 6 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो अब इन दोनों में से किसी एक प्राइम नंबर को मुझे काम में लेना है, दूसरे को मुझे थोड़ी देर के लिए छुपा कर रखना है। तो मान लो कि मैं 2 को काम में ले लेता हूँ, मैं इन दोनों को छुपा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर साइड में रेड कर लूँगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू M। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने M मान लिया ताकि थोड़ा सा हाइड हो जाए। तो P स्क्वायर इक्वल टू 2M ये बन गया मेरा। सो P स्क्वायर इक्वल टू 2M। तो मतलब अब तो मेरे पास कम से कम दो नंबर मल्टीप्लाई में आ गए, और ये दोनों के दोनों इस अकेले के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। M का तो वैल्यू नहीं पता, 2 तो पता है, तो यहाँ से लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और क्योंकि 2 प्राइम नंबर है इसलिए अब मैं आगे इस थ्योरम को काम में लूँगा, और यहाँ से लिखूँगा P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो P इज डिविजिबल बाई 2। देखो भाई हमारा दिक्कत कहाँ आया था, यहाँ 6 का P स्क्वायर के अंदर डिवाइड हो रहा था, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब मैंने ये थ्योरम लगाकर उसका स्क्वायर हटाकर P के अंदर भी 6 का डिवाइड किया तो ये गलत है, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। इससे पहले मुझे 6 को 2 × 3 यानी प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ा। किसी एक प्राइम नंबर को मैं छुपा दूंगा, हाइड कर दूंगा, मैं 2 को काम में लूँगा या 3 को, दोनों में से किसी एक को, दोनों को मैं साथ में काम में नहीं ले सकता। तो मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं 2 को यूज़ में लूँगा, 3 को थोड़ी देर छुपा दूंगा। तो 3Q स्क्वायर को मैंने M मान लिया और इसकी जगह मैंने M पुट कर दिया। तो P स्क्वायर इक्वल टू 2M। फिर से एक अकेला नंबर दो नंबर के मल्टीप्लाई में था, तो 2 इसके अंदर डिवाइड करने लग गया। P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर के लिए ये वाला थ्योरम बिल्कुल करेक्ट है। ओके ठीक है, अब यहाँ पर आगे ये बात हो रही है कि P इज डिविजिबल बाई 2, यानी P के अंदर 2 का डिवाइड हो सकता है, यानी P के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है। तो P के अंदर अगर 2 का डिवाइड हो रहा है तो हम 2 का डिवाइड खुद कर देंगे। कितनी बार कर देंगे? R टाइम कर देंगे। तो इस बार मैं इसको इक्वेशन 1 दूंगा, और P के अंदर जो 2 का डिवाइड है उससे मेरी इक्वेशन बनेगी लेट P इक्वल टू 2R। तो P इक्वल टू 2R बन गई, और मैं अब P के वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। सो नाउ सब्स्टिट्यूट P इक्वल टू 2R इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में P के प्लेस पर हम लिखेंगे 2R टू द होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में 2 × M। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4R स्क्वायर इक्वल टू 2 × M। 2 से इसे कैंसिल करेंगे हम 2 टाइम, तो 2R स्क्वायर इक्वल टू M। एक अकेला नंबर, ये इधर है 2 नंबर्स, तो ये 2 नंबर के मल्टीप्लाई में तो ये इसके अंदर डिवाइड कर सकता है। तो अब हम लिखेंगे M इज डिविजिबल बाई 2। सो M इज डिविजिबल बाई 2। तो M के अंदर 2 का डिवाइड हो सकता है, लेकिन M हमने माना किसको था? M कोई ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी ना है, M तो हमारा वैल्यू है 3Q स्क्वायर का। तो अगर M के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है मतलब 3Q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सो 3Q स्क्वायर के अंदर भी 2 का डिवाइड हो रहा है,
क्योंकि m के अंदर डिवाइड हो रहा है तो m और 3q² एक ही तो बात है, m का ही तो वैल्यू है 3q², तो 3q² के अंदर भी 2 का डिवाइड हो सकता है, और 3q² के अंदर अगर 2 का डिवाइड हो सकता है, एक बार ध्यान से समझना, 2 का डिवाइड हो सकता है मतलब मैं इसके अंदर 2 का डिवाइड कर सकता हूँ, नीचे वाला जो 2 है वो डेफिनेटली यहाँ से जरूर कटेगा, और कटेगा तो ये 2 जो है वो 3 से तो कटेगा नहीं, तो फिर ये 2 किससे कटेगा, फिर q² से कटेगा, और तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता यहाँ, केवल ये 2 नंबर है। देखो भाई दोबारा से समझो, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 × 4 इज डिविजिबल बाई 2, सही है, लेकिन यानी इससे ये मतलब है कि 3 × 4 के अंदर 2 का डिवाइड डेफिनेटली श्योरिटी से कर सकते हैं, यानी नीचे वाला 2 जरूर कटेगा, तो 2 किससे कटेगा, 3 से नहीं, ये किससे कटेगा, 4 से, तो 2 अगर 4 से कटेगा तो फिर 3 का क्या काम है, मतलब यहाँ से मैं ये लिखूँगा 3q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी 3q² के अंदर 2 का डिवाइड होता है, तो उसके अंदर 3 के अंदर डिवाइड नहीं होता, उसके अंदर किस में होता है, q² में, तो 3 को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ लिखूंगा q² इज डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब इसके अंदर 2 का डिवाइड होगा, लेकिन 2 का डिवाइड कराने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 3 नहीं उठाएगा, वो अकेला q² उठाएगा, तो यहाँ से मैं ये रिजल्ट लिखूंगा q² इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये भी लिखेंगे q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो अगर q² के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है तो q के अंदर भी 2 का डिवाइड होगा, और अब यहाँ से मैंने ये क्लियर कर लिया कि p के अंदर भी 2 का डिवाइड हो रहा है, q के अंदर भी 2 का डिवाइड हो रहा है, मतलब बोथ आर डिविजिबल बाई 2 एंड दीज आर नॉट co-prime numbers, so by contradiction we can say that our assumption was wrong and this number is an irrational number now. सो √6 को अब हम कह देंगे एक इरेशनल नंबर, तो ये हमारा √6 को इरेशनल करने का मेथड, जिसमें हमने यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया था, अकेले 6 को नहीं ले जाकर मैंने 2 × 3 लिख दिया था, और वहाँ पर 3q² को थोड़ी देर m माना था। यहाँ वापस उसी मेथड पे आता हूँ, एक अकेला नंबर 2 नंबर के मल्टीप्लाई में है तो ये इसके अंदर डिवाइड कर सकता है, तो p² इज डिविजिबल बाई 2, देन बाई थ्योरम p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। सो p के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है, तो p के अंदर मैंने 2 का डिवाइड मान लिया, p = 2r, और इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, p के प्लेस पर 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × m, ओके। देन अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4r², इधर हो जाएगा 2 × m, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, और ये भी बन जाएगा 2r² इक्वल टू m। फिर से एक अकेला नंबर 2 नंबर के मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों मिलकर इसके अंदर डिवाइड करेंगे, हम 2 को लेंगे तो m इज डिविजिबल बाई 2, और अब हम n को रिप्लेस कर देंगे, m की जगह दोबारा पुट कर देंगे 3q², तो अगर m के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है मतलब 3q² के अंदर भी 2 का डिवाइड होगा, मतलब 2 जरूर कटेगा, और 2 को काटने का रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 तो नहीं कर सकता, फिर किससे कटेगा, q² से कटेगा, मतलब इससे मैं रिजल्ट निकालूंगा q² इज डिविजिबल बाई 2, देन बाई थ्योरम q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो p के अंदर भी 2 का डिवाइड है, q के अंदर भी 2 का डिवाइड है, मतलब बोथ आर डिविजिबल बाई 2 एंड दीज आर नॉट co-prime numbers, so by contradiction we can say that our assumption was wrong and now √6 is an irrational number। तो ये हमारा √6 को प्रूव करने का, चलो मतलब कहीं तो इस तरह सोचेंगे कि इस तरह तो किसी भी नंबर को कर सकते हैं, फिर तो कोई नंबर बचेगा ही नहीं, सारे नंबर ही हो जाएंगे इस तरीके से, तो नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं इसी मेथड से √4 को प्रूव करना चाहूँ कि √4 को इरेशनल प्रूव करो, वैसे तो √4 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, और मान लो कि मैं इसी कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से या फिर इसी तरीके से मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, एक बार इसे ध्यान से समझना। अब मैं √4 के लिए भी इस पूरे मेथड पे जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या √4 भी इसी तरह से हो जाता है कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो दीज आर नॉट co-primes। सो √4 को भी हम प्रूव करते हैं, लेकिन ये अच्छे से सुन लेना पहले कि √4 एक इरेशनल नंबर नहीं होता, ये नंबर होता है रेशनल नंबर। सो मान लो कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूव के लिए नहीं है, ये हमारे पास चेक करने के लिए। Is an irrational number or not? So irrational है या नहीं है ये मुझे चेक करना है, और वही कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे √4 बी अ रेशनल नंबर, तो √4 को हम मानेंगे रेशनल नंबर, देखते हैं कि इस बार भी मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है क्या। Then √4 can be written as in the form of p upon q, where p and q are co-primes and q is not equal to 0, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा p = √4q,
देन इस अंडर रूट हटाने के लिए करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू क्यू स्क्वायर। तो एक अकेला नंबर यहाँ दो नंबर के मल्टीप्लाई में है तो ये इसके अंदर डिवाइड कर सकता है, लेकिन याद रखो कि 4 प्राइम नहीं है, इसलिए मैं 6 की तरह इसके साथ भी नहीं जा सकता। पहले मुझे 4 को लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2, साथ में क्यू स्क्वायर और इधर है पी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में से किसी एक प्राइम नंबर को काम में लेंगे तो यहाँ लेट कर दूंगा मैं 2 क्यू स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए m, ताकि ये बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2m। ठीक है, अब यहाँ से एक अकेला नंबर दो नंबर की मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि जब एक अकेला नंबर दो नंबर की मल्टीप्लाई में होता है तो ये दोनों मिलकर इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। देन बाई थ्योरम पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया और यहाँ पर आगे हम जो स्टेटमेंट लिखते थे थ्योरम का सेम वही स्टेटमेंट लिख देंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई अ प्राइम नंबर then p is also divisible by that prime number। ओके, सो ये हमने लिख दिया और इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है p is also divisible by 2, मतलब p के अंदर 2 का डिवाइड होता है तो p के अंदर जो 2 का डिवाइड है उसे हम मान लेंगे r टाइम, उससे हमारे पास स्टेटमेंट बनेगा p इक्वल टू 2r और इसको हम रख देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। सो नाउ सब्स्टिट्यूट p इक्वल टू 2r इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर p की प्लेस पर हम पुट करेंगे 2r, सो ये बन जाएगा 2r टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू m। इसका होल स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू m, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम, सो 2r स्क्वायर इक्वल टू m। और फिलहाल वापस से एक सिंगल नंबर दो नंबर के मल्टीप्लाई में है, मतलब ये इसके अंदर डेफिनेटली डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से अब हम लिखेंगे m इज़ डिविजिबल बाई 2, और क्योंकि m जो है m का वैल्यू किसके इक्वल है 2 क्यू स्क्वायर की, तो m अगर 2 से डिविजिबल है देन वी कैन से दैट 2 क्यू स्क्वायर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो 2 क्यू स्क्वायर के अंदर भी हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं, और अगर मैं 2 क्यू स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड करूँ तो 2 तो 2 से कट जाएगा, मतलब फिर क्यू स्क्वायर के अंदर डिवाइड करने के लिए 2 नीचे है ही नहीं, तो मतलब मैं कहूँगा कि क्यू स्क्वायर के अंदर तो 2 का डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, 2 क्यू स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब 2 क्यू स्क्वायर के अंदर जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 2 जरूर कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये 2 तो इस 2 से ही कट गया। फिर क्यू स्क्वायर के अंदर डिवाइड करने के लिए और कौन सा नंबर है नीचे, है ही नहीं, तो मतलब यहाँ से मैं लिखूँगा क्यू स्क्वायर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड क्यू इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब p के अंदर तो 2 का डिवाइड हो रहा है लेकिन q के अंदर 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब p को मैं 2 से काट सकता हूँ लेकिन q को नहीं काट सकता। मतलब ये अभी भी कोप्राइम नंबर है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई एज्यूम्शन गलत नहीं है, जो एज्यूम किया था वही बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ लिखेंगे p इज़ डिविजिबल बाई 2 बट q इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। सो p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। ये दोनों नंबर हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, और कोप्राइम नंबर है मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई हमारा एजम्पशन गलत नहीं है। और अब हम यहाँ से ये डायरेक्टली लिखेंगे √2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये नंबर बन जाएगा हमारा एक रेशनल नंबर। तो ऐसी बात नहीं है कि इस मेथड से जब भी करेंगे तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा मेथड है ये मैंने एक ऐसे नंबर के लिए सॉल्व किया जो मेरा रेशनल था ओरिजिनल में, और मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिला है, कोई एजम्पशन गलत नहीं है, और रेशनल का रेशनल ही है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से प्रूव किया। अब हम जो इरेशनल नंबर है उसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। पिछले 3 सालों से लगातार हमारा इरेशनल प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है हर साल, तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। इफ
under 3 is an irrational number, then prove that 7 plus 2 under root 3 upon 5 is also irrational. ओके, तो हमारा इस बार क्वेश्चन है कि अगर अंडर रूट 3 इरेशनल है तो प्रूव करके बताओ कि ये नंबर भी इरेशनल होगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, केवल एक ही क्वेश्चन के बेसिस पर समझना कि यही क्वेश्चन हमें करना है और इसी के बेसिस पर हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। पिछले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान होगा ये वाला क्वेश्चन। मेथड चेंज करूँगा मैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन जो प्रूफ है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा। सो लेट करूँगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 5 बी अ रेशनल नंबर। तो इस नंबर को हम मान लेंगे एक रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है देन दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q are coprimes and q is not equal to 0। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम होगा अंडर रूट 3 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको एक एक करके राइट साइड में ट्रांसपोज करना, और उसके ट्रांसपोज करने का सीक्वेंस जो होगा उसमें सबसे पहला नंबर आएगा 5 का। 5 अपॉन में 5 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 और राइट साइड में हो जाएगा 5p अपॉन 2। ठीक है, अब दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है 7 का। अब 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, 7 यहाँ पॉजिटिव है तो 7 उधर जाकर हो जाएगा नेगेटिव का। याद रखना ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे ही 7 को भेज देंगे, नहीं भेज सकते, और भेज दिया तो गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म माना जाएगा और उसके पूरे के डिवाइड में, अकेले ये 2 के डिवाइड में नहीं है, ये तो 7 और 2 दोनों को ऐड करने के बाद उसके अंदर 5 डिवाइड में, तो 5 सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 को माइनस में भेज दें, तो इधर बच जाएगा 2 अंडर 3 इक्वल टू 5p अपॉन q, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 7। अब यहाँ पर अगला टर्न होगा 2 का, लेकिन 2 डिनोमिनेटर में जाने से पहले राइट साइड में एलसीएम लेना जरूरी है। तो जब तक राइट साइड में एलसीएम होगा तब तक 2 यहीं पर रहेगा, और जैसे एलसीएम पूरा हो जाएगा तो 2 भी नीचे चला जाएगा। तो q के अंदर डिवाइड 1 टाइम होगा तो 5p, 1 का डिवाइड होगा q टाइम, तो यहाँ जाएगा 7q। ओके, अब क्योंकि एलसीएम हो चुका तो अब 2 को भी मैं नीचे भेज दूंगा, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो अब इधर बचेगा 3 इक्वल टू 5p माइनस 7q, और अब अपॉन में आ जाएगा 2q। तो अब ये जो मेरा स्टेटमेंट है इसमें मैं राइट साइड वाले नंबर को लूँगा, और क्योंकि राइट साइड वाला नंबर देखो भाई p और q क्या थे? मेरे कोप्राइम नंबर थे। कोप्राइम नंबर मतलब इंटीजर ही है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में थे मेरे इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर को 5 से इंटू करूँगा इंटीजर, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा इंटीजर, माइनस करूँगा इंटीजर, ओके, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब ये रेशनल नंबर ही तो माना जाएगा। तो वही 2 नंबर्स के डिवाइड की फॉर्म है, या कोई अंडर रूट अपने आप तो आ नहीं जाएगा। p अंडर रूट में नहीं था, q अंडर रूट में नहीं था, तो फिर ये इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों अंडर रूट में आएगा? मतलब यहाँ से मैं ये लिखूँगा 5p माइनस 7q अपॉन 2q इज़ अ रेशनल नंबर। तो इस नंबर को हम बोल देंगे एक रेशनल नंबर, ओके, क्योंकि ये जो है इंटीजर नंबर्स का फॉर्म था। इंटीजर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबपिक हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो वो p अपॉन q फॉर्म में माना जाएगा, 2 नंबर के डिवाइड की फॉर्म मानी जाएगी, और 2 नंबर की डिवाइड की फॉर्म रेशनल फॉर्म मानी जाती है। तो अगर राइट साइड रेशनल है तो फिर लेफ्ट साइड भी रेशनल, क्योंकि रेशनल तो रेशनल के इक्वल होता है, रेशनल नंबर कभी रेशनल के इक्वल तो होता ही नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे देन अंडर 3 इज ऑल्सो रेशनल। तो अब इससे अंडर 3 भी क्या बन गया? एक रेशनल नंबर। तो इस राइट साइड को मैंने रेशनल माना तो लेफ्ट साइड अपने आप ही क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। अंडर 3 इज ऑल्सो रेशनल, बट एज गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन से दैट अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर। भाई इसको मैंने रेशनल माना, उस वजह से मुझे इसको मजबूरी में रेशनल बोलना पड़ा, लेकिन ये तो मुझे पहले से पता ना अंडर 3 तो इरेशनल है। तो यहाँ लिखेंगे बट as given under 3 is an irrational number। और अगर ये under 3 irrational है तो भाई एक लाइन में बोल रहे हैं इसको रेशनल, एक लाइन में बोल रहे हैं इसको irrational, हो गया ना? बिल्कुल अगेंस्ट स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन
we can say that our assumption was wrong. And now this complete value 7 plus 2 under root 3 upon 5 is an irrational number. तो ये होगा हमारा इसको प्रूव करने का तरीका। इस नंबर को मुझे इरेशनल प्रूव करना था, मैंने माना रेशनल, p अपॉन क्यू में लिखा, और यहाँ से कोई स्क्वायरिंग ऑफ द साइड वगैरह नहीं, यहाँ से √3 को छोड़कर बाकी सबको उधर भेजने का था। तो पहले मैंने 5 को भेजा 5p अपॉन क्यू, फिर मैंने 7 को माइनस में भेजा, एलसीएम लिया, फिर मैंने 2 को डिवाइड में भेज दिया। और अब ये जो नंबर है इसको बोलूँगा रेशनल, क्योंकि इसमें कहीं पर भी अंडर रूट नहीं है, तो ये रेशनल, तो फिर लेफ्ट साइड भी क्या होगा, रेशनल। लेकिन √3 तो कैसा गिवन है, इरेशनल, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन है मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो बिल्कुल गलत किया था, और ये जो नंबर है इसको बोला जाएगा अब इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। और अब हम इरेशनल से रिलेटेड लेंगे हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इरेशनल से रिलेटेड लास्ट टाइप का और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। So now we have to prove that under root 2 plus under root 3 is an irrational number. So under root 2 plus under root 3 को हमें एक irrational number prove करना है। तो इसके लिए भी हम वही स्टार्ट करेंगे, like under root 2 plus under root 3 be a rational number। तो इस नंबर को हमने मान लिया है एक रेशनल नंबर, और अगर under root 2 plus under root 3 रेशनल है then this can be written as in the form of p upon q, where p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों पे से किसी एक पे से अंडर रूट को हटाना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को राइट साइड में भेज दो, चाहे तो अंडर रूट 2 को भेजो चाहे अंडर रूट 3 को भेजो। तो मान लो कि मैं अंडर रूट 3 को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये बनेगा अंडर रूट 3 इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस अंडर रूट 3। तो मैंने अंडर रूट 3 को राइट साइड में ऑलरेडी ट्रांसपोज कर दिया है, और अब मैं अंडर रूट को हटाने के लिए करूँगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ के अब हम स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरफ का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और इस तरफ करेंगे तो ऐसा नहीं करना कि पहले नंबर का स्क्वायर कर दो दूसरे का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी कहाँ में लेनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इक्वल टू a माइनस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो अब यहाँ पर बनेगा 2 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, इसका स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो 3, और माइनस में इसको करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 p अपॉन q। सबके पास से अंडर हट गया, बस एक जगह बच गया, तो जिसके पास अंडर रूट बच गया उसको एक तरफ लाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ। तो जिसके पास अंडर रूट बचा हुआ है उसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा, और अगर वो लेफ्ट में आएगा तो मेरा नंबर बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 p अपॉन q इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 3, और 2 को ट्रांसपोज किया मैंने नेगेटिव में, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये बनेगा हमारा 2 अंडर रूट 3 p अपॉन q इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर और प्लस में 1। आगे लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इन दोनों का q स्क्वायर, और अभी बन जाएगा न्यूमरेटर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, लेफ्ट साइड में 2 अंडर रूट 3 p अपॉन q। अब हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट होगा। अभी तक जो किया मैंने, क्या किया, एक नंबर को राइट में भेजा, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बड़ी सावधानी से करना था, बस इतना सा ध्यान रखना कि स्क्वायर बड़ी सावधानी से करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जिसके पास अंडर रूट है उसको मैं लेफ्ट में ले आऊँगा, बाकी सबको राइट में, 3 माइनस 2 1 हो गया, आगे मैंने ले लिया एलसीएम। अब इस अंडर रूट को छोड़कर बाकी सबको मैं उधर भेज दूंगा, और सब एक साथ ही चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई प्लस और माइनस में तो है नहीं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो अब यहाँ पर अकेला बचेगा अंडर रूट 3, तो q तो जाएगा ऊपर, 2p आएगा नीचे, और अभी ये है हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। फिलहाल q की एक पावर को मैं काट दूंगा, और अब मेरे पास बचेगा अंडर रूट 3 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pq। यहाँ पर कहीं पर भी अंडर रूट नहीं है, वही हमारे डिवाइड की फॉर्म है, मतलब इस नंबर को मैं डेफिनेटली एक रेशनल नंबर कहूँगा। तो यहाँ से लिखेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन
2pq इज़ अ रेशनल नंबर। तो अगर राइट साइड रेशनल है तो फिर लेफ्ट साइड को भी मजबूरी में मुझे क्या बोलना पड़ेगा, रेशनल, क्योंकि रेशनल रेशनल के इक्वल होता है, रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे दैन √3 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो √3 भी बन गया एक रेशनल नंबर। और अब हम ये कहेंगे थोड़ा सा, अब हम हमारे जो क्वेश्चंस थे जो हमने इरेशनल प्रूव किए प्राइम नंबर के लिए, उसको एज ए थ्योरम का मैं लूँगा। राइट साइड को रेशनल बोला तो लेफ्ट भी रेशनल हो गया। और अब मैं इसको ये कहूँगा कि 3 एक प्राइम नंबर है जो कि अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आता है तो उसको बोला जाता है इरेशनल। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में मत लेना, वरना इस मेथड का क्या मतलब और 3 मार्क्स का क्या मतलब। इसलिए वो एज ए थ्योरम हमने एक तरह से स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने एज ए थ्योरम प्रूव किए, और उसको अब मैं डायरेक्ट काम में लूँगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा बिकॉज 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो √3 इज़ इरेशनल। मतलब √3 यहाँ था रेशनल, अब हो गया √3 इरेशनल। ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत किया था। तो यहाँ लिखेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट our assumption was wrong. And now √2 plus √3 is an irrational number. देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक का एक बड़ा वीडियो बनाया ताकि सारे टाइप के जो इरेशनल नंबर है वो एक ही जगह आ जाए, और इस लेक्चर का जो है उसके बाहर कुछ नहीं होगा। इस लेक्चर में जो मैंने समझाया वो तुम्हारा NCERT भी आ गया, RD शर्मा भी आ गया, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी आ गए, तो सब कुछ मैंने कवर कर लिया। मतलब पूरी तरह से ये 3 मार्क्स के लिए इनफ है ये लेक्चर। सो मतलब कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं आए या वर्कशीट का कोई क्वेश्चन नहीं आए, तो इस पूरे लेक्चर में जो टॉपिक थे मेरे, जिस 3 टाइप के मैं इरेशनल नंबर की बात कर रहा था उस पर वापस जाओ और उसको ढंग से बहुत अच्छे से समझो, और इसे इस तरह से करो कि इस टॉपिक को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये एक तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो। कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड तुम मत अपनाओ, ये मत बोलो कि हमारे पास पूरा साल पड़ा है या फिर अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, तो ये मत कहो। ओके, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड तुम मत अपनाओ, वरना लास्ट में तुम्हें भी अपना एजम्पशन रॉन्ग मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके।